नमस्कार दोस्तों, एडवोकेट अनप्लग्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लिमिटेशन एक्ट 1963 के बारे में। गाइस, लिमिटेशन एक्ट का मेन पर्पज़ यही था, मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि टाइम पीरियड डिसाइड करना जिस टाइम के अंदर कोई भी आदमी जो है अपनी लीगल रेमेडी को एक्सरसाइज कर सकता है और अपोजिट पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। ये बेसिकली जो है पब्लिक पॉलिसी के ऊपर बेस्ड है कि किसी भी केस को फाइल करने के लिए कोई ऐसा टाइम फिक्स होना चाहिए जिसके अंदर वह केस फाइल कर सके, और अगर वह उस टाइम के फ्रेम के अंदर अपना केस फाइल नहीं करता है तो फिर उसकी लीगल रेमेडी एग्जॉस्ट हो जानी चाहिए। इसीलिए लिमिटेशन एक्ट 1963 बना था। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज ए ने बी से 5 लाख रुपए उधार लिए और वह उसने 2 साल तक के लिए लिए। 2 साल बीतने के बाद भी उसने उससे पैसे नहीं मांगे, तो दोस्तों अगर वह 15 साल, 20 साल या 25 साल बाद उससे पैसे मांगता है तो वह जो है कोर्ट में जाकर अपनी राइट को एनफोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि जो राइट टू सू है उसका वह ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, इसमें राइट टू सू का मतलब ये है कि वह कोर्ट से पैसे नहीं ले सकता, हालांकि उसको उससे 5 लाख रुपए लेने हैं। राइट तो एग्जिस्ट करती है पर राइट टू सू जो है वह ख़त्म हो जाती है। गाइस, इस एक्ट का मेन पर्पज़ ही यह था कि विद इन सर्टेन टाइम पीरियड हम लोगों को केस फाइल करना है, और अगर हम उस टाइम पीरियड के अंदर केस को फाइल नहीं करते हैं तो जो हमारी राइट है केस फाइल करने की वह एक्सटिंग्विश हो जाती है। गाइस, अब हम बात करेंगे सेक्शन 2 क्लॉज जे, जो कि बात करती है पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बारे में। बेसिकली प्रेस्क्राइब्ड पीरियड वह पीरियड है जो कि एक्ट के अंदर शेड्यूल में दिया हुआ है किसी भी केस को फाइल करने का, और प्रेस्क्राइब्ड पीरियड वह होता है जो कि पीरियड कंप्यूटेशन के बाद आता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। जो भी हम कंप्यूट करके जो पीरियड निकालते हैं उसको हम प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहते हैं। गाइज, अब हम बात करते हैं सेक्शन 3, जो कि बात करता है बार ऑफ लिमिटेशन। सेक्शन 3 कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 4 to 24 इंक्लूसिव एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड appeal preferred and application made after the prescribed period shall be dismissed although limitation has not been set up as a defense। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी आपने सूट फाइल किया या आपने कोई अपील प्रेफर की या कोई एप्लीकेशन अगर कोर्ट में लगाई और वो एप्लीकेशन आपने प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद में लगाई है, तो दोस्तों वह डिसमिस कर दी जाएगी, चाहे आपने लिमिटेशन एज अ डिफेंस लिया है या नहीं लिया है। इसमें दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको डिफेंस में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है। अगर मान लो लिमिटेशन के टाइम से अगर टाइम बाहर है, यानी प्रेस्क्राइब्ड पीरियड जो दिया हुआ है शेड्यूल में, उसके बाद आपने कोई सूट फाइल किया है तो वह डिसमिस कर दिया जाएगा। दोस्तों, सूट इंस्टीट्यूट कब होता है? बेसिकली अगर मान लो हम केस फाइल करते हैं तो जब हम अपना केस जो है प्रॉपर कोर्ट में ऑफिस में फ़ाइल करते हैं, या अगर इन केस पॉपर फाइल कर रहा है कोई केस तो एप्लीकेशन जो लीव टू सू एज अ पॉपर मेड की जाती है, या अगर मान लो कोई किसी कंपनी के अगेंस्ट क्लेम ड्यूरिंग द वाइंडिंग ऑफ द फॉर द कंपनी कोई आदमी करता है, तो जब उसने अपना क्लेम ऑफिस लिक्विडेटर के पास भेज दिया, और अगर मान लो कोई सेट ऑफ या काउंटर क्लेम की बात है तो सेट ऑफ जिस दिन हमने उसको प्लीड किया, या मान लीजिए अगर मान लो काउंटर क्लेम है तो कि जिस दिन हमने उसको कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई उसके लिए हमने फ़ाइल किया। और दोस्तों, अगर मान लो कोई एप्लीकेशन हाई कोर्ट में नोटिस ऑफ मोशन से लगाई जाती है तो जिस दिन प्रॉपर ऑफिस में वह एप्लीकेशन लगाई गई तो उस दिन माना जाएगा कि सूट इंस्टीट्यूट हुआ, अपील प्रेफर हुई या एप्लीकेशन जो है लगाई गई। दोस्तों, सूट हमेशा इंस्टीट्यूट होता है क्योंकि आप केस को फाइल करते हैं, अपील जो प्रेफर होती है क्योंकि आप जो है किसी लोअर कोर्ट के ऑर्डर को जो है उसको जो है आप आगे चैलेंज करते हैं तो उसके अगेंस्ट में आप अपील फाइल करते हैं, और एप्लीकेशन जो है लगाई जाती है किसी कोर्ट में। गाइज, अब हम बात करते हैं सेक्शन 4 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, जो कि बात करता है एक्सपायरी ऑफ अ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन द कोर्ट इज़ क्लोज्ड। यानी कि मान लो जिस दिन हमने सूट फाइल करना है या अपील प्रेफर करनी है या एप्लीकेशन कोर्ट में लगानी है, उसी दिन जो है जो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है हमारा ख़त्म हो रहा है और उस दिन कोर्ट बंद है। किसी भी वजह से कोर्ट बंद हो सकता है, मान लो कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं या उस दिन संडे पड़ जाता है या कोर्ट किसी और वजह से बंद है, तो जो हमारा जो केस हमको फ़ाइल करना है वह हम उससे नेक्स्ट डे जिस दिन कोर्ट खुलेगा उस दिन हम उस केस को फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, इस सेक्शन के लिए मान लो अगर किसी दिन नॉर्मल डे के अंदर भी कोर्ट जो है नॉर्मल वर्किंग आवर्स में क्लोज़ होता है तो उसको भी कोर्ट को क्लोज्ड माना जाएगा एज़ पर सेक्शन 4। गाइस, अब हम बात करते हैं सेक्शन 5
जो कि कहता है कि एक्सटेंशन ऑफ अ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड इन सर्टेन केसेस, यानी कि लिमिटेशन पीरियड को कैसे एक्सटेंड किया जा सकता है सर्टेन केसेस में। बेसिकली ये बात करता है अपील और एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों ये ध्यान रखें, ये सिर्फ अपील और एप्लीकेशन पे अप्लाई होता है, सूट पे अप्लाई नहीं होता। और एप्लीकेशन में भी जो एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 सीपीसी के अंदर जो है 1908 के अंदर दी हुई है उस पर भी एप्लीकेबल नहीं, यानी एग्जीक्यूशन की जो एप्लीकेशन हैं उस पर भी यह अप्लाई नहीं होता। दोस्तों यह सेक्शन कहता है कि मान लो कि अगर कोई अपील की है या एप्लीकेशन आपने लगाई है और वो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद में लगी है, और अगर जो एपिलेंट या एप्लीकेंट है वह कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि उसके पास सफिशेंट रीज़न थे नॉट टू प्रेफर एन अपील इन अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, तो जो कोर्ट जो है, कोर्ट के पास पावर है कि वह जो है उस डिले को जो कि उसका लगा है इसको एप्लीकेशन या अपील को फाइल करने में, उसको कंडोन कर दे। गाइस इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है जो कि बात करती है कि अगर मान लो कोई एपिलेंट या एप्लीकेंट जो है मिसलीड होता है किसी ऑर्डर से या प्रैक्टिस से या जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट से के पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कंप्यूट करने में, तो यह जो है सफिशेंट कॉज माना जाएगा इस सेक्शन के अंदर। तो गाइस सेक्शन 5 जो है बात करता है कंडोनेशन ऑफ डिले के बारे में। बेसिकली अगर आपके पास सफिशेंट एंड जस्ट रीज़न है, आप कोर्ट को बता सकते हैं क्यों आप जो है विद इन प्रेस्क्राइब्ड पीरियड जो है अपना केस फाइल नहीं कर सके, तो कोर्ट जो है वह आपके डिले को कंडोन कर सकता है और इसको जो है लिबरल इंटरप्रेट करना चाहिए टू एडवांस सब्सटेंशियल जस्टिस। दोस्तों अगर मान लो कोर्ट में केस आपने फाइल किसी ग्रॉस नेग्लिजेंस या डेलिब्रेट इनएक्शन की वजह से नहीं किया है, तो कोर्ट जो है इसको लिबरली इंटरप्रेट करेगा। दोस्तों इसके लिए एक केस है जो कि बात करता है सेक्शन 5 का लिबरल कंस्ट्रक्शन के बारे में। दोस्तों केस है जी रामगौड़ा वर्सेस स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट 897। गाइज अब हम बात करते हैं सेक्शन 6 के बारे में जो कि डील करता है लीगल डिसेबिलिटी से। ये लीगल डिसेबिलिटी का मतलब माइनर हो गया या इंसेन हो गया या इडियट हो गया। बेसिकली माइनर के अंदर जो है चाइल्ड इन वूम भी इंक्लूडेड है। तो दोस्तों अगर मान लो कोई पर्सन लीगली डिसेबल है जो कि एंटाइटल्ड था किसी सूट को फाइल करने के या किसी एप्लीकेशन को लगाने के, तो जब तक उसकी लीगल डिसेबिलिटी सीज़ नहीं होती उसके बाद से उसका जो है प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन काउंट होगा। दोस्तों अगर मान लो उस आदमी को एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी हैं, तो जब तक उसकी सारी डिसेबिलिटी सही नहीं हो सकती तब तक उसका प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन उसके ठीक होने के बाद से काउंट होगा। दोस्तों अगर मान लो जो आदमी जिसको लीगल डिसेबल था उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वह जो टाइम अलाउड है उस टाइम के अंदर जो है अपना केस सूट फाइल कर सकता है या एप्लीकेशन को मूव कर सकता है। मान लो अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ में भी वही प्रॉब्लम है, यानी वह भी लीगली डिसेबल है, तो फिर से जो प्रोसेस जो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में दिया है वो अप्लाई होंगे। सपोज़ करिए दोस्तों अगर मान लो कोई लीगल डिसेबल पर्सन है वह ठीक हो जाता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो जो टाइम उस आदमी को मिलता उतने ही टाइम जो है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा। दोस्तों इस सेक्शन में मैंने जैसे कि पहले भी बताया है कि माइनर में चाइल्ड इन वूम भी इंक्लूडेड है। गाइस अब हम बात करते हैं सेक्शन 7 के बारे में जो कि डील करता है डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ द सेवरल पर्सन, यानी कि अगर मान लो वन ऑफ द सेवरल पर्सन जो कि जॉइंटली एंटाइटल्ड हैं किसी सूट को फाइल करने के या एप्लीकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन को मूव करने के, और जो डिस्चार्ज जो दिया जा सकता है बिना कंकरेंस लिए उस आदमी की जो कि लीगली डिसेबल है, तो जो टाइम जो है वह रन करेगा उन सब के अगेंस्ट में। लेकिन अगर ऐसा डिस्चार्ज नहीं दिया जा सकता तो फिर टाइम सब के अगेंस्ट में रन नहीं करेगा। गाइस हम बात करते हैं सेक्शन 8 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 जो कि बात करता है स्पेशल एक्सेप्शंस के बारे में। ये कहता है कि सेक्शन 6 एंड 7 जो है जो भी इसके अंदर दिया हुआ वो अप्लाई नहीं होगा एनफोर्समेंट ऑफ राइट ऑफ प्रीएम्पशन के लिए। और अगर मान लो यह जो पीरियड को एक्सटेंड करता है 6 और 7 जो आपके सेक्शंस हैं वह 3 साल से ज़्यादा जो है एक्सटेंड नहीं करेंगे आफ्टर द टाइम व्हेन द डिसेबिलिटी हैज़ सीज्ड, और या डेथ हो जाती है जो कि अफेक्टेड था लीगल डिसेबिलिटी से। गाइस अब हम बात करते हैं सेक्शन 9 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 जो कि बात करता है कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम के बारे में। दोस्तों अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन अगर मान लो एक बार टाइम जो है
स्टार्ट हो गया तो फिर सब्सीक्वेंट डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी जो है सूट को इंस्टीट्यूट करने की या एप्लीकेशन लगाने की वह उसको स्टॉप नहीं करती है। दोस्तों इसमें एक प्रोविजो दी हुई है कि अगर मान लो कि कोई लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द स्टेट ऑफ द क्रेडिटर हैव बीन ग्रांटेड टू हिज डेटर, द रनिंग ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर द सूट टू रिकवर द डेप्ट शैल बी सस्पेंडेड वाइल द एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूज। गाइज अब हम बात करते हैं सेक्शन 10 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 जो कि डील करता है सूट अगेंस्ट ट्रस्टीज़ एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए। बेसिकली अगर मान लो कोई भी प्रॉपर्टी वेस्ट होती है किसी ट्रस्टी में या उनके रिप्रेजेंटेटिव में फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, तो दोस्तों उसमें जो है अगर मान लो कोई केस करना है तो उसमें लिमिटेशन का जो है वो कितना भी टाइम हो जाए वह लिमिटेशन पीरियड से बाहर नहीं होगी। और दोस्तों कोई भी प्रॉपर्टी जो हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट रिलीजियस के चैरिटेबल एंडोनमेंट में चैरिटेबल काम के लिए दी हुई है वह प्रॉपर्टी मानी जाएगी कि वेस्टेड है फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस, और जो मैनेजर है उस प्रॉपर्टी का उसको ट्रस्टी माना जाएगा। गाइस अब हम बात करेंगे सेक्शन 11 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 जो कि बात करता है सूट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू आउटसाइड द टेरिटरीज टू विच द एक्ट एक्सटेंड्स। बेसिकली ये बात करता है उन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में जो कि किसी फॉरेन कंट्री में हुए हैं। तो दोस्तों इसकी सब क्लॉज 1 को हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज़ करिए ए ने कोई सूट फाइल किया अगेंस्ट बी इन रिलेशन टू अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ एग्जीक्यूटेड इन अ फॉरेन कंट्री, देन दिस एक्ट विल अप्लाई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो ए और बी के बीच में कोई फॉरेन में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उन्होंने केस इंडिया में फ़ाइल किया, तो जो ये लिमिटेशन एक्ट है इसके जो सारे के सारे जो आपके सेक्शंस हैं वह अप्लाई करेंगे इस केस के ऊपर। और अगर मान लीजिए इसकी सब क्लॉज 2 कहती है कि मान लो कोई लॉ है, फॉरेन कंट्री का कोई रूल है, अब वह एप्लीकेबल नहीं होगा, और वह एप्लीकेबल जब ही होगा अगर मान लो उस रूल ने जो राइट ही कॉन्ट्रैक्ट की एक्सटिंग्विश कर दी। दोस्तों लिमिटेशन एक्ट जो है राइट ख़त्म नहीं करता, राइट टू सू ख़त्म करता है। लेकिन मान लो अगर उस फॉरेन कंट्री के लॉ ने राइट ही ख़त्म कर दी तब तो वह जो आप उसको डिफेंस में ले सकते हो, या अगर मान लो जो पार्टीज़ हैं वह डोमिसाइल्ड हैं उसी कंट्री की, फॉरेन कंट्री की, तब आप डिफेंस ले सकते हो। अदरवाइज़ उस रूल का आप डिफेंस जो है जो केस आपने फ़ाइल किया है उसमें नहीं ले सकते। गाइज़ आज हमने सेक्शन 11 तक कंप्लीट किया लिमिटेशन एक्ट 1963 के बारे में। हमने जाना कि लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, लिमिटेशन एक्ट में जो है अगर मान लो लीगल डिसेबिलिटीज़ हैं तो वो क्या होती हैं, कब सूट पे एप्लीकेबल होगा, कौन सी चीज़ अपील पे एप्लीकेबल होगी। इससे आगे जो कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन है या टोटल जो बाकी बचा हुआ एक्ट है वह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।